हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। आज का जो केस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा ग्रूसम केस है। एक ऐसा केस है जिसे सुनकर हमें अपनी कानों पर, अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि सच में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक ट्रूली बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग केस है और बहुत ही ग्राफिक डिटेल्स है इसमें। तो अगर इस तरह की चीजों को आप नहीं देख सकते हैं, आपको ये चीजें सुनकर ट्रॉमा होता है, तो प्लीज आप इस केस को यहीं पर छोड़ दीजिए। ये वाकई में एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग केस है। तो आज का केस है एक बेबी सिटर के बारे में। आपको पता ही है कि जो फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेन में जो लोग होते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स नहीं होते उनके साथ रहने के लिए। तो वहां पर अगर उन्हें अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़ना है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो उनके यहाँ बेबी सिटर बच्चे के साथ छोड़कर जाने का प्रचलन है। आपने अक्सर मेरी स्टोरीज में सुना भी होगा बेबी सिटर्स के बारे में। तो वहां पर क्या होता है कि वो पर आवर के हिसाब से वहां पर पे करते हैं कि एक आवर का इतना पैसा देंगे, जितने भी आवर्स में वो लौटते हैं उसके बाद वो उतना ही पैसा पे कर देते हैं। तो इस तरह से बेबी सिटर्स बहुत ज्यादा वहां पर पॉपुलर है। और उनके बिना वहां पर लोगों का काम भी नहीं चल सकता। एक तरह से वो इन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा आज का ये केस घूमता है एक बेबी सिटर के इर्द गिर्द, जो कि एक बहुत ही घटिया औरत थी, एक बहुत ही ज्यादा गिरी हुई औरत थी। और उसने क्या क्या कांड किए, ये इस केस को सुनकर आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ये बता देती हूँ शुरुआत में कि इस औरत का जो बॉयफ्रेंड था वो बच्चों में इंटरेस्ट लेता था, और आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह के इंटरेस्ट वो लेता होगा। तो क्योंकि वो बच्चों में इंटरेस्टेड था और ये बच्चों के साथ काम किया करती थी, तो इसने इन बच्चों का शोषण करने में अपने बॉयफ्रेंड का साथ दिया। और वो इतनी ज्यादा गिर गई कि धीरे धीरे इन बच्चों का शोषण उसने खुद भी करना शुरू कर दिया था। तो फिलहाल सीधे चलते हैं हम अपने केस की तरफ। ब्रिटनी लायन का जन्म हुआ था 1994 में, और उसकी भी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है क्योंकि अलग अलग जानकारियां मौजूद हैं इंटरनेट में। उसका जन्म हुआ था सैन डियागो कैलिफोर्निया में, और यहीं पर आज के इस केस की सारी सारी घटनाएं घटित हुई थी। हमें ब्रिटनी के चाइल्डहुड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। अगर चाइल्डहुड में उसे कुछ ट्रॉमा हुआ होगा, वो किसी भी टेंशन से गुजरी होगी, तो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बारे में बस एक जो खास जानकारी मौजूद है वो ये है कि बहुत ही यंग एज से उसको छोटे बच्चों, बेबीज, इनके प्रति बहुत ज्यादा पैशन था। वो उनकी बहुत ज्यादा केयर करती थी। जिस तरह से छोटी बच्चियां डॉल्स वगैरह के साथ खेला करती हैं, उसी तरीके से इसको डॉल्स के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। वो उनकी मदर के रूप में होने का प्रिटेंड करती थी, जैसे कि वो इन डॉल्स की माँ हो, और उनकी बहुत ज्यादा केयर करती थी। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, उसके बाद उसने अपना हाई स्कूल भी पूरा कर लिया, लेकिन उसका एक जो पैशन था वो अभी भी उसके मन में था। उसने जब अपनी हाई स्कूल की स्टडी पूरी कर ली, तो उसे ऐसा लगा कि उसको चाइल्ड केयर में ही कोई ना कोई पोजीशन हासिल करनी चाहिए, यानी कि इसी फील्ड में कोई जॉब करनी चाहिए। इसके अलावा उसका यूनिवर्सिटी जाने का भी प्लान था। वो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना चाहती थी, यानी कि इसका ये जो पैशन था उस पर वो अपनी सारी की सारी जिंदगी एक तरह से डेडिकेट करना चाहती थी। उसे अच्छी तरीके से पता था कि उसे असल में क्या चाहिए, और ये सारी चीजें उसको काफी पहले से पता थी, यानी अपने बचपन से पता थी, और वो आज भी इस पर कायम थी। लेकिन जब ब्रिटनी अपने हाई स्कूल में थी तब उसके साथ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज हुई थी, और वो ऐसी एक घटना थी जिससे हो सकता है कि सारी चीजें उसकी पर्सनैलिटी वहीं से चेंज हुई हों। अपने हाई स्कूल में होने के दौरान वो एक लड़के से मिली थी जिसका नाम था सैमुअल कब्रेरा। वो इस केस का सबसे ज्यादा इविल व्यक्ति है, और यहां से चीजें बहुत ज्यादा खराब होती चली गई इस केस में। हालांकि हमको सैमुअल के बैकग्राउंड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। बस ये पता है कि उसका जन्म हुआ था 1994 में, यानी कि जिस साल ब्रिटनी पैदा हुई थी उसी साल सैमुअल पैदा हुआ था। उसकी भी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नोन नहीं है। बस इतना पता है कि ये ब्रिटनी को हाई स्कूल में मिला था। हो सकता है कि ये इसी की क्लास में हो, इसी के ग्रेड में हो, ये तो पता नहीं है, लेकिन ये लोग हाई स्कूल में मिले थे। लेकिन ऐसा बताया जाता है सैमुअल के बारे में कि वो एक बहुत ही परवर्ट व्यक्ति था, एक बहुत ही घटिया लड़का था, और उसके आसपास बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे, वार्निंग साइंस थे, और वो साफ साफ दिखाई भी देते थे। सैमुअल जब स्कूल में था, अपने हाई स्कूल में था, तब ऐसा बताया जाता है कि वो एक इस तरह का लड़का था जो कि हर एक सिंगल लड़की को जिसको भी वो मिलता था उसको सेक्सुअलाइज करता था। उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल था, बहुत ज्यादा डिसगस्टिंग था, और वो एक बहुत ही ज्यादा वल्गर, बहुत ही ज्यादा चीप व्यक्ति था। उसका व्यवहार बहुत ही ज्यादा इनअप्रोप्रिएट रहता था। सैमुअल के बारे में बताया जाता है कि जब उसकी टीन एज की शुरुआत ही हुई थी, यानी कि अभी वो छोटा ही था, तभी उसके सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप होने लगे थे। वो अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को पहचानने लगा था, और उसे ये पता चला था कि उसको वोयरिज्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब ये वोयरिज्म या वोयरिज्म जो है,
ये मैंने एक और जगह भी सुना था, मैंने अभी मंडाला मर्डर्स देखी थी, शायद आपने भी देखी होगी। तो वहां पर जो दृश्य रसिक वर्ड यूज किया गया था वो युवा वोयरिज्म, यानी कि ऐसे लोग जिनको सीक्रेटली किसी को छुप कर देखना पसंद हो, स्पाई करना पसंद हो। और इसको स्पाई करना पसंद था औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, स्पेशली जब वो टॉयलेट में होती थी, लॉकर रूम में होती थी, या अपने कमरे में अपने घर में अकेली होती थी, और जब उन्हें पता नहीं होता था कि कोई उनको देख रहा है। तो ये इस तरह का एक व्यक्ति था जो कि अपने अड़ोस पड़ोस में ताक झांक करता था, विंडोज से देखता था, स्नीक अराउंड करता था। उसे ऐसा लगता था कि शायद अंदर उसे कुछ देखने को मिल जाए, शायद कोई महिला चेंज करती हुई दिख जाए, यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा भी दिख जाए जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहा हो तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था, वो एक्साइट हो जाता था। धीरे धीरे इस बात की चर्चा इसके स्कूल में भी होने लगी थी, क्योंकि लोगों ने इसको कई बार पकड़ लिया था और वो इसके लिए काफी बदनाम हो चुका था। यानी कि स्कूल में ये अच्छा खासा एक बदनाम लड़का था, एक बहुत ही वल्गर व्यक्ति होने की इसकी रेप्यूटेशन थी। और ऑब्वियसली ब्रिटनी भी इस बारे में जानती होगी, लेकिन इस रेड फ्लैग से दूर रहने के बजाय ब्रिटनी ने पता नहीं उसमें क्या अच्छाई देखी, पता नहीं उसको इस परवर्ट में क्या अच्छा लगा, लेकिन इसने इन चीजों का शायद बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। और ये इसके यानी सैमुअल के बहुत ज्यादा नजदीक आती चली गई, और फाइनली ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके थे। शायद ब्रिटनी को सैमुअल बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा था, और उसको ये जो अटेंशन मिल रही थी, सेक्सुअलाइज्ड अटेंशन, ये शायद ब्रिटनी को पहले कभी नहीं मिली थी। इसका यही रीजन हो सकता है, शायद ब्रिटनी को पहली बार इतनी ज्यादा अटेंशन मिल रही थी किसी लड़के से, और इसी कारण से ये सीधे ही सैमुअल की तरफ अट्रैक्ट हो गई बिना सोचे समझे। ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटनी को इससे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने पड़ा था किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले। शायद लड़के उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, और अब क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टेंशन मिल रही थी तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका बॉयफ्रेंड किस तरह का इंसान है, बस उसको अटेंशन चाहिए थी। और इस तरीके से इनकी जो एक क्लोजनेस थी ये बढ़ती चली गई, और ये ऑफिशियली जब हाई स्कूल में थे तब डेटिंग करने लगे थे। लेकिन यहाँ से जो सैमुअल का बिहेवियर था ये सुधरा नहीं, बल्कि और ज्यादा खराब होता चला गया। जब ये अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में थे और दोनों ही 18 साल के हो चुके थे, तब इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स भी हो चुके थे, और ये जो इनके रिलेशनशिप थे बहुत ज्यादा कांस्टेंट थे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, वहां का कल्चर ही ऐसा है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है। लेकिन इनके बीच में जो ये रिलेशनशिप हो रहे थे वो शायद नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि सैमुअल हर समय इन्हीं सारी चीजों की डिमांड करता रहता था। उसको 24/7 ब्रिटनी से बस यही चाहिए था। उसको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ पर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बस किसी भी तरीके से फिजिकल रिलेशन चाहता था। कई बार तो एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स इस तरह के रिलेशनशिप इनके बीच में बनते थे, और साथ ही कई बार बहुत ही इनकन्वीनियंट जगहों पर वो उसको लेकर जाता था, यानी कि टॉयलेट वगैरह कहीं भी जहां भी उसको मौका मिलता था ऐसी जगहों पर भी ये उसको जबरदस्ती लेकर जाकर इस तरह के संबंध बनाता था। और ब्रिटनी सब कुछ करने के लिए तैयार थी जो भी सैमुअल को उससे चाहिए था। ब्रिटनी भी उसको खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, वो इसका कभी भी विरोध नहीं करती थी, इसकी डिमांड्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करती थी। और इस तरीके से अगले कई महीने बीत गए। कई महीनों तक तो इनका ये रिलेशनशिप चलता रहा, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद सैमुअल सीधा एक दिन ब्रिटनी के पास गया और उससे कहा, उसके मुंह पर जाकर कहा कि अब तुम मुझे सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं लगती हो, अब मुझे तुम्हारे अंदर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। और ब्रिटनी को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, तो इसने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात सच है। ये सारी चीजें उसने ब्लंटली ब्रिटनी को मुंह पर कह दी थी। लेकिन ब्रिटनी नाराज होने के बजाय बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो गई थी, उसको बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा था। शायद वो बहुत ज्यादा सैमुअल के प्रति अट्रैक्टेड थी, या जो कुछ भी रीजन होगा, लेकिन वो सैमुअल की इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पर सैमुअल ने पहली बार ब्रिटनी को बताया कि उसको वोयरिज्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और उसने ये भी कहा कि मुझे इसी बात से एक्साइटमेंट होता है, ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं ऑन करती हैं। उसने कहा कि मुझे महिलाओं को, लड़कियों को छुप कर देखना पसंद है जबकि वो अवेयर ना हो इस चीज को लेकर, ये मेरी फेवरेट चीज है। और उसने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि हम एक रिलेशनशिप में रहें, मैं दोबारा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं, तो मुझे ये सब कुछ करने की परमिशन दो। यानी कि मैं अभी भी लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर स्पाई करना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहोगी तब भी तुम्हें ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा भी सैमुअल के पास एक बहुत ही ब्राइट आइडिया था। इसके बाद जब उसे ऐसा लगा कि ब्रिटनी इंटरेस्टेड है इन सारी चीजों के साथ भी उसके साथ संबंध रखने के लिए, उसने कहा कि ठीक है तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन मुझे मत छोड़ो।
तब इसने एक और अच्छा आइडिया बताया ब्रिटनी को, जो शायद पहले ही उसके दिमाग में रहा होगा। इसको लगा होगा कि ब्रिटनी मुझे नहीं छोड़ेगी, और उसके लिए वो ये आइडिया पहले से ही अपने दिमाग में लेकर आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसने कहा कि ब्रिटनी, तुम तो एक लड़की हो, तुम तो कहीं भी जा सकती हो जहां पर भी लड़कियां रहती है, चेंजिंग रूम में, बाथरूम्स में, लॉकर रूम्स में, तुम्हें तो इन सारी जगहों की इजी एक्सेस है। तुम जहां पर लड़कियां चेंज करती हैं वहां जा सकती हो, टॉयलेट में जा सकती हो, तुम शावर में जा सकती हो, तुम्हें वहां पर जाना है और मेरे लिए लड़कियों के वीडियोस रिकॉर्ड करके लाने हैं। यानी कि जब वो शावर ले रही हो, अनड्रेस कर रही हो, टॉयलेट्स में हो, इन सारी जगहों की मुझे वीडियो बना कर दो। उसने कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होऊंगा, यानी कि जब हम रिलेशनशिप बना रहे होंगे, उस दौरान मैं इन रिकॉर्डिंग्स को देखूंगा और तभी मैं ऑन हो सकता हूँ, तभी मुझे अच्छा लगेगा, वरना मेरा तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया है। अब यहाँ पर ब्रिटनी को आपको लग रहा होगा कि ये कहा होगा उसने शायद कि ठीक है तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ, मतलब उसे ये सब चीजें बहुत अजीब लगी होंगी। लेकिन आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। ब्रिटनी ने इस प्रपोजल के लिए यस कहा। उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि वो हर एक कीमत पर बस सैमुअल को, इस घटिया इंसान को, अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रखना चाहती थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा घटिया इंसान है, क्योंकि शायद ब्रिटनी खुद भी उतनी ही घटिया इंसान थी, जो कि आपको आगे जाकर लगेगा भी। उसने कुछ ऐसे काम किए जिससे मुझे लगता है कि इक्वली ही घटिया थे, बस इनको, यानी कि स्पेशली ब्रिटनी को बाद में पता चला कि वो भी घटिया है। तो ब्रिटनी ने इसके इस प्रपोजल के लिए, इस ब्राइट आइडिया के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद वो जगह जगह अपना वीडियो कैमरा लेकर, अपना मोबाइल लेकर जाने लगी, जहां जहां सैमुअल उससे कहता था, यानी कि शॉपिंग मॉल्स में, सैन डिएगो के बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में, इसके अलावा स्टोर्स में जैसे कि फॉरएवर 21 में, यानी कि बड़े बड़े स्टोर्स में जहां पर चेंजिंग रूम होते थे, जहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आती थी, वो वहां पर जाती थी और वहां पर औरतों को कपड़े चेंज करते हुए रिकॉर्ड करती थी। अब पता नहीं वो ऐसा कैसे करती थी। हो सकता है कि ये जो चेंजिंग रूम होते हैं, क्योंकि इनमें बीच में कॉमन दीवार होती है, ऊपर नीचे कई बार स्पेस होता है, इस तरह से ये रिकॉर्ड करती होगी, या पता नहीं वो जो गैप्स होते हैं, थोड़े बहुत छेद होते हैं, उसमें से रिकॉर्ड करती थी, या अपना मोबाइल फोन अंदर छोड़ के रिकॉर्ड करती थी। हालांकि वो आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह की जगह वहां पर नहीं होती है जहां पर आप अपना मोबाइल फोन छुपा सको। तो जैसे भी करती थी, लेकिन वो रिकॉर्ड लगातार कर रही थी, और इस तरह के रिकॉर्डेड वीडियोस वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए एज अ गिफ्ट लेकर आ रही थी। जैसे भी वो ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो कभी भी पकड़ी नहीं गई। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बड़े स्टोर्स में, शॉपिंग मॉल्स में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके इस तरह की वीडियोस इन लोगों के पास, यानी कि घटिया लोगों के पास मौजूद है, और वो उनको देख रहे हैं फन के लिए। वो तो अपने आप को सुरक्षित ही महसूस कर रही थी, लेकिन इस तरह के लोग उनके आसपास मौजूद थे। तो इससे पता चलता है कि हमें हर जगह बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा वो बहुत सारे जिम्स में जाने लगी थी, वहां के लॉकर रूम्स में भी जाकर, वहां के शावर रूम में भी जाकर बहुत सारी वीडियोस इसने रिकॉर्ड किए। इनमें से कुछ वीडियोस में जो महिलाएं थी वो कंप्लीटली नेकेड थी। इसके अलावा इसने टॉयलेट में बैठी हुई महिलाओं के भी वीडियोस, उसने पिक्चर्स वगैरह ली, उनको रिकॉर्ड किया। और ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है कि इवेंचुअली जो ब्रिटनी और सैमुअल थे, उन्होंने कन्वीनियंटली वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए एक और उपाय खोज लिया था। उन्हें पता था कि उनके हाथ में कैमरा होगा, मोबाइल होगा, तो लोगों को शक हो जाएगा। वो इस तरह से हर जगह एंटर नहीं कर सकते। अगर वो हाथ में मोबाइल लेकर किसी बहाने से लॉकर रूम में घुसेगी, शावर रूम में घुसेगी, तो लड़कियों को शक हो जाएगा, उसके मोबाइल की तलाशी ली जा सकती है। तो इस कारण से इन्होंने अपनी एक खुद की डिवाइस बनाई जिससे लोगों को शक ना हो। इन्होंने ऐसा किया कि ब्रिटनी ने एक हैंडबैग खरीदा, उसमें से एक होल कट आउट करके बाहर निकाला, यानी कि एक छेद बना दिया छोटा सा, और वहां पर एक गोप्रो कैमरा इन्होंने फिट कर दिया अच्छी तरीके से, जो कि आसानी से देखने पर नजर नहीं आता था। तो अब इस हैंडबैग को टांग कर वो कहीं भी वॉक इन कर सकती थी, जहां पर भी महिलाएं अंदर मौजूद होती। महिलाओं को कोई आइडिया ही नहीं था कि ये बैग में कैमरा लेकर घूम रही है। वो कहीं भी घुस जाती थी, सॉरी सॉरी बोल के फिर बाहर आ जाती थी, लेकिन वो हर जगह महिलाओं के वीडियोस रिकॉर्ड करती जा रही थी बिना किसी शक के। ये सारे के सारे वीडियोस बनाकर फाइनली अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेकर जाती थी, यानी कि सैमुअल के लिए। उसके बाद ये लोग वहां बैठकर इन वीडियोस को देखा करते थे, और ये देखकर सैमुअल बहुत ज्यादा खुश होता था, और वो ब्रिटनी को इस कारण से अब छोड़ेगा नहीं, इसलिए ब्रिटनी भी बहुत ज्यादा खुश होती थी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सिक चीज है, और ऐसी चीज मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी। ये सारी चीजें ऐसी ही चलती रही। फाइनली इन्होंने हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लिया, और अब ब्रिटनी को एक लोकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वो चाइल्ड डेवलपमेंट की डिग्री लेने की कोशिश कर रही थी, यानी कि पढ़ाई कर रही थी। और इधर सैमुअल क्या कर रहा था? सैमुअल कुछ भी नहीं कर रहा था।
वो घर पर बैठा हुआ था और अपनी घटिया हरकतें उसने जारी रखी हुई थी। इधर जो ब्रिटनी और सैमुअल थे, अभी तक ये लोग अलग अलग रह रहे थे, यानी कि दोनों अपने अपने घरों में रह रहे थे। इस केस के अंत तक भी ये कभी भी एक साथ नहीं रहे, यानी कि हमेशा ये अलग अलग रहे, कभी भी इन्होंने एक साथ मूव इन नहीं किया। इसके बाद ब्रिटनी जबकि अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, उसी समय इस केस की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट घटना हुई, और वो घटना ये थी कि ब्रिटनी एक बेबी सिटर के रूप में काम करने लगी थी। अब पहले तो हमें ऐसा लगता है कि जो ब्रिटनी थी उसकी इंटेंशंस एकदम इनोसेंट रही होंगी। वो शुरू से ही बच्चों की केयर करती थी, केयर करना चाहती थी, और इसी कारण से चाइल्ड डेवलपमेंट में वो डिग्री ले रही थी। अब उसे ऐसा लगा होगा कि उसे बच्चों के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा और वहां पर बेबी सिटर्स को अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। तो उसने इन्हीं सारे रीजंस के लिए सबसे पहले शायद बेबी सिटिंग का काम लिया होगा, और इसके लिए उसने डिफरेंट बेबी सिटिंग वेबसाइट्स में अपनी प्रोफाइल डाल दी, जैसे care.com, sitter.com, sittercity.com, इस तरह की वेबसाइट्स में उसने अपनी प्रोफाइल बना ली थी। और इस प्रोफाइल में लिखा था कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसको बच्चों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है, उसे बच्चों से बहुत प्यार है। और साथ ही उसकी प्रोफाइल में ये भी लिखा था कि उसको जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनके साथ काम करने के लिए वो स्पेशलाइज्ड है, यानी कि जिन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, अगर उनको कोई भी दिव्यांगता वाली प्रॉब्लम है या मानसिक रूप से वो चैलेंजिंग है या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इस तरह के बच्चों के लिए वो स्पेशलाइज्ड है, यानी कि उस काम के लिए वो एकदम परफेक्ट है। अब धीरे धीरे ब्रिटनी को अपने क्लाइंट्स मिलने लगे थे, और ये जो क्लाइंट्स थे ये सैन डिएगो की नॉर्मल फैमिलीज के लोग थे जिनको बेबी सिटर की जरूरत होती थी। और तब ब्रिटनी ने बहुत सारी फैमिलीज के लिए बेबी सिटिंग का काम किया। वो उनके घर पर जाती थी, जब वो घर पर नहीं होते थे तब वो बच्चों के साथ रहती थी, उनका ध्यान रखती थी, और वो बहुत ही अच्छी थी अपने काम में, उससे किसी को भी कोई भी शिकायत नहीं थी। अब क्योंकि ब्रिटनी की प्रोफाइल में ऐसा लिखा था कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनकी केयर करने में वो एक्सपर्ट है, तो अब जो स्पेशल केयर वाले बच्चों के पेरेंट्स थे उन्होंने भी इसकी प्रोफाइल पर ध्यान दिया। और क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो बच्चे थे वो स्पेशल नीड वाले थे, तो अगर उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिनको इस तरह के बच्चों को संभालने का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है या उन्होंने कोई स्पेशलाइजेशन कर रखा है, तो ऑब्वियसली वो उसी पर ज्यादा ध्यान देंगे, उसी को तवज्जो देंगे। और ऐसा ही हुआ भी। अब इस तरह के बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स इससे कांटेक्ट करने लगे, और ये इस तरह के बच्चों की भी बेबी सिटिंग करने लगी थी। इनमें से बहुत सारे बच्चों को ऑटिज्म था। इसके अलावा और भी ज्यादा एडवांस नीड होती थी कुछ कुछ बच्चों की, यानी उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती थी। कई बार कुछ बच्चों में डेवलपमेंट डिले का इश्यू होता था, यानी कि उनकी ग्रोथ, उनकी मानसिक ग्रोथ थोड़ी सी सुस्त थी। एक ऐसे बच्चे के लिए उसने काम किया जो कि 7 साल का हो चुका था, लेकिन ना तो वो कपड़े पहन पाता था ना ही खुद नहा पाता था। इसके अलावा एक बच्चा ऐसा था जो कि अभी तक पूरी तरह से नॉन वर्बल था, वो बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। अब ये जितने भी पेरेंट्स थे उन्होंने ब्रिटनी पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि उसकी प्रोफाइल में लिखा था कि वो स्पेशलाइज्ड है इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। एक पेरेंट ने यह भी कहा कि उन्होंने सारे के सारे चेक्स किए, यानी कि जांच पड़ताल की, रेफरेंसेस चेक किए, सब कुछ उन्होंने चेक किया, और उसके बाद उन्होंने ब्रिटनी पर भरोसा किया था अपने बच्चों को उसके साथ छोड़ने के लिए। हर चीज बहुत ही अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन बहुत समय के बाद इन पेरेंट्स को पता चला था कि असल में ब्रिटनी की सच्चाई क्या थी। वो तो भेड़ की खाल में छुपी हुई एक भेड़िया थी जो कि बहुत समय के बाद सामने आने वाला था। उनके वो नाइटमेयर सच्चाई में बदल दिए थे ब्रिटनी ने, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब हम लेट 2014 की तरफ चलते हैं। दोनों ही, यानी कि ब्रिटनी और सैमुअल, दोनों ही 20 इयर्स ओल्ड हो चुके थे। ब्रिटनी कई महीनों से बेबी सिटर के रूप में काम कर रही थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ बेबी सिटिंग के काम में भी सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से बहुत कुछ चेंज होने वाला था। अब आपको पता ही है कि इसका जो बॉयफ्रेंड था वो एक बहुत ही घटिया इंसान था, और अब वो एक बार फिर से बोर होने लगा था। अब उसको वोयरिज्म से भी बोरियत आने लगी थी। उसको ब्रिटनी की इन सारी चीजों से बोरियत आने लगी थी कि वो मॉल जाती है, जिम जाती है, इस तरह के औरतों के कपड़े बदलते हुए वीडियोस को रिकॉर्ड करती है, ला कर देती है। तो ये सब कुछ देखते देखते अब वो काफी ज्यादा बोर हो गया था, अब उसको कुछ नई चीज चाहिए थी। तो अब सैमुअल अगला क्या करने वाला था, ये आपको काफी हद तक मुझे लगता है कि आइडिया लग गया होगा। ट्रेजिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सैमुअल था वो अभी तक पूरी तरह से एक पीडोफाइल बन चुका था। वो बच्चों से रिलेटेड जितने भी अब्यूज मटेरियल होते थे ऑनलाइन, वो उन सबको पूरे दिन कंज्यूम कर रहा था,
और उसको इन सारी चीजों में इंटरेस्ट आने लगा था। और यहीं से ये केस एक बहुत ही हॉरिफिक टर्न ले लेता है, क्योंकि अब सैमुअल को रियलाइज हो गया था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है ब्रिटनी, वो क्योंकि एक बेबी सिटर है, इसीलिए बच्चों का अच्छा खासा एक्सेस है उसके पास। और उसको तो पता ही था कि ब्रिटनी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है, वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब इसने ब्रिटनी से शुरुआत में तो बैक करना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की कि तुम मुझे अपने आसपास रहने दो, थोड़ा सा मुझे भी बच्चों से घुलने मिलने दो। और जो ब्रिटनी थी उसने भी सैमुअल को खुश करने के लिए हाँ कर दिया, उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। उसके बाद उसने अपने इस घटिया बॉयफ्रेंड को, जब वो बेबी सिटिंग के लिए जाती थी, तो वहां पर आने की परमिशन दे दी। और मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से वार्निंग दूंगी कि इससे आगे जो कुछ भी हुआ वो सुनना भी इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है और बताना भी मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। अब हम चलते हैं जनवरी 2015 की तरफ। उस दिन ब्रिटनी एक पर्टिकुलर लड़की की बेबी सिटिंग कर रही थी और उसकी बेबी सिटिंग करते हुए उसको काफी समय हो चुका था। इस केस की किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है, क्योंकि ये केस है इतना डिस्टर्बिंग। फिलहाल हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसे हम गर्ल ए कहकर बुलाएंगे, और उस समय उसकी उम्र थी 7 इयर्स। ये जो लड़की थी ये एक स्पेशल नीड वाली बच्ची थी। ये वही बच्ची थी जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि नॉन वर्बल थी, यानी कि वो बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी। इसके अलावा वो खुद नहा नहीं सकती थी, कपड़े नहीं पहन सकती थी, और उसको बहुत सारी केयर और अटेंशन की जरूरत थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था। जो ब्रिटनी थी ये करीब करीब पूरे हफ्ते इस लड़की की केयर करने के लिए इसके घर पर जाती थी, जिस समय गर्ल ए के पेरेंट्स ऑब्वियसली घर पर नहीं होते थे। अब जो ब्रिटनी थी वो बहुत ही क्लोज हो चुकी थी गर्ल ए के, वो अब उसके पेरेंट्स का भरोसा पूरी तरह से जीत चुकी थी। अब उसने इसके पेरेंट्स को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना शुरू किया। उसने उनसे पूछना शुरू किया कि क्या मैं गर्ल ए को बाहर आउटिंग्स के लिए ले जा सकती हूँ। वो उनसे कहने लगी कि वो इसको एक डे ट्रिप पर ले जाना चाहती है। अब गर्ल ए के पेरेंट्स ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, क्यों ले जाना है तुम्हें इसे बाहर। तो ब्रिटनी ने कहा कि क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ, सभी को पता था कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट की डिग्री ले रही है, तो इसने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर लिखना है, और इसके लिए अगर गर्ल ए मेरे साथ बाहर जाएगी तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होगी, मैं उस रिसर्च को करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहूंगी। जो कुछ भी उसने झूठ सच बोला उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। और क्योंकि गर्ल ए के पेरेंट्स को उस पर बहुत ज्यादा विश्वास था, हम कह सकते हैं पूरी तरह से विश्वास था, इस कारण से उन्होंने परमिशन दे दी ब्रिटनी को उनकी बेटी को बाहर ले जाने के लिए। अभी तक ब्रिटनी ने उनके घर में बहुत ही अच्छा काम किया था और बेबी ए भी उसको बहुत प्यार करती थी। ब्रिटनी ने उनसे यह भी कहा कि ना सिर्फ ये मेरे लिए अच्छा होगा बल्कि आपकी बेटी के लिए भी अच्छा होगा, उसके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो वो लोग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए। उनको ऐसा लगा कि ये उनकी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उनको पता था कि वो एक एक्सपर्ट के हाथों में है, क्योंकि जो ब्रिटनी थी वो इसी विषय में पढ़ाई कर रही थी। अब जब उन्हें पता चला कि उसके डेवलपमेंट में फायदा होगा तो वो तुरंत ही राजी हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम डे ट्रिप्स पर इसको बाहर ले जा सकती हो। लेकिन वो बिल्कुल भी ये चीज रियलाइज नहीं कर पाए कि ब्रिटनी के कितने ज्यादा सिनिस्टर प्लान्स थे। उन्होंने ब्रिटनी को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दी थी अपनी बेटी गर्ल ए की, और अब वो कभी भी गर्ल ए को बिना किसी परमिशन के बाहर ले जा सकती थी, उसको ड्राइव पर ले जा सकती थी, और उसके साथ हम कह सकते हैं कि कुछ भी कर सकती थी। और आपको पता ही है कि वो क्या करने वाली थी, वो तो अपने घटिया बॉयफ्रेंड सैमुअल के पास ही उसको ले जाने वाली थी, जो कि उसके प्लान्स थे। अब ऑब्वियसली गर्ल ए के पेरेंट्स ने इसके लिए बिल्कुल भी कंसेंट नहीं दिया था। उनको पता था कि ब्रिटनी का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसको ये परमिशन नहीं दी थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारी बेटी के आसपास आए। ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट नहीं देगा, लेकिन उनको ये विश्वास भी नहीं होगा कि ये जो ब्रिटनी नाम की महिला है जिस पर इतना विश्वास कर रहे हैं, ये इस तरह की हरकतें कर भी सकती है। उनको ये उम्मीद थी कि इसको अपनी बाउंड्रीज खुद ही पता होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटनी सीधा इसको लेकर अपने बॉयफ्रेंड, अपने घटिया बॉयफ्रेंड, अपनी डिस्गस्टिंग बॉयफ्रेंड के घर पहुंची, यानी सैमुअल के घर पहुंची। उसके साथ गर्ल ए थी। अब सैमुअल ने ब्रिटनी से कहा कि गर्ल ए को उसके बेडरूम में पहुंचा दे, और ब्रिटनी ने ऐसा ही किया। वो गर्ल ए को सैमुअल के बेडरूम के अंदर लेकर गई। सैमुअल ने उसके बाद ब्रिटनी से कहा कि तुम बाहर ही वेट करो, अंदर मत आओ। और ब्रिटनी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड को पूरी छूट दे रखी थी इसने कि ये कुछ भी कर सकता है। तब वो घटिया परवर्ट इंसान यानी कि सैमुअल उस 7 साल की बच्ची के साथ अपने बेडरूम में अकेला था,
और आपको पता ही है कि जो बच्ची थी ये नॉन वर्बल थी, ये कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसको ये एहसास तो रहा होगा कि इसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी कम्युनिकेट करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। उसके बाद पूरे 20 मिनट बीत जाते हैं। केवल भगवान ही जानता है कि उस समय उस कमरे में क्या चल रहा था, और ये सब सोचना भी कि उस कमरे में क्या चल रहा होगा बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। उस रूम में कुछ भी हो सकता था, और इसकी ब्रिटनी को कोई भी चिंता ही नहीं थी। वो आराम से बाहर बैठी थी, टाइम पास कर रही थी। 20 मिनट के बाद सैमुअल ने ब्रिटनी को बेडरूम में वापस बुलाया, और तब ब्रिटनी ने देखा कि जो गर्ल ए है वो सैमुअल के बेड के नीचे की तरफ पूरी तरह से अनड्रेस्ड खड़ी थी। उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। अब सैमुअल ने ब्रिटनी से कहा कि इसको कपड़े पहनाओ और इसको मेरे घर से, मेरे बेडरूम से बाहर निकालो। उसने कहा गेट हर ड्रेस्ड एंड गेट हर आउट ऑफ माई होम, बिल्कुल रूडली। और ब्रिटनी ने उसकी आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन किया, और ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से कर रही थी, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सैमुअल उसको कुछ भी डरा धमका रहा है, उसको मजबूर कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो केवल अपने बॉयफ्रेंड को अपनी जिंदगी में रखने के लिए ये सब कुछ हरकतें कर रही थी। शायद उसको खुद भी ये सब कुछ करना अच्छा लगता था। और यहीं से ये केस बहुत ज्यादा हॉरिफिक हो जाता है। अब जो सैमुअल था उसने ब्रिटनी को धीरे धीरे मैनिपुलेट कर लिया था, और अब वो उसे कुछ भी करा सकता था। उसको गर्ल ए की अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस तो मिल ही चुकी थी, और इस कारण से अब जो ब्रिटनी थी वो लगातार गर्ल ए को सैमुअल के घर में अक्सर लेकर आती रहती थी। और ऐसा एक दो बार नहीं हुआ, बल्कि मल्टीपल टाइम्स हुआ है, कम से कम 15 से 20 बार। 15 से 20 बार की तो जानकारी है, उससे भी ज्यादा बार हो सकता है, और जो कि बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। सैमुअल इस बेचारी बच्ची को बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा था, जितने भी वर्स्ट वेज हो सकते हैं, जिनकी भी कल्पना की जा सकती है, उन सारे तरीकों से इसको टॉर्चर कर रहा था। और वो इन सारी घटिया हरकतों को जस्टिफाई भी कर रहा था। वो ब्रिटनी से कह रहा था कि जो मैं ये हरकतें कर रहा हूं उससे मेरा क्रॉनिक बैक पेन सही हो रहा है, यानी कि सैमुअल के जो बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है वो इन हरकतों के कारण सही हो रहा है। और वो ये कहकर ब्रिटनी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। अब बच्चों को इस तरह से अब्यूज करने से उसका बैक पेन कैसे सही हो सकता है, मुझे बिल्कुल इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो इस चीज का दावा कर रहा था अपनी बात को सिर्फ सही साबित करने के लिए। और ब्रिटनी को पता था कि ये सब कुछ नॉनसेंस है, बकवास है, लेकिन ब्रिटनी कुछ भी नहीं कर रही थी। ब्रिटनी को जो कुछ भी कहा जा रहा था करने के लिए, बस वो उन आज्ञाओं का पालन कर रही थी। अब क्योंकि गर्ल ए नॉन वर्बल थी, वो अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बता पा रही थी, और इसी कारण से ये केस और ज्यादा दुखद हो जाता है। अब इसी कारण से ये सैमुअल और ब्रिटनी थे, ये सबसे ज्यादा गर्ल ए को ही टारगेट करते थे, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाती थी, इसका ये बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे। अब आपको पता ही है कि सैमुअल बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाता है, और ऐसा ही कुछ गर्ल ए के साथ भी हुआ। उसका शोषण करते करते ये बहुत ही जल्दी अब बोर हो गया था, क्योंकि वो सच में एक इविल मॉन्स्टर था। अब क्योंकि इसने गर्ल ए का बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया था बहुत लंबे समय से, तो अब बोरियत के कारण वो कुछ और चाहता था। अब उसने ब्रिटनी से और ज्यादा डिमांड्स करनी शुरू की। वो और ज्यादा विक्टिम्स चाहता था अपनी जिंदगी में, क्योंकि उसे पता था कि ब्रिटनी और भी बहुत सारे बच्चों की केयर करती है। उसे पता था कि ये सिर्फ गर्ल ए की ही बेबी सिटिंग नहीं कर रही है, बल्कि और भी बहुत सारे बच्चों की बेबी सिटिंग करती है। और उसने और ज्यादा बच्चों को वहां पर लाने के लिए कहा, और ब्रिटनी उसकी बात के लिए राजी भी हो गई एज यूजुअल। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं और ज्यादा बच्चों को लेकर आऊंगी तुम्हारी सेवा में। और इसके बाद जिस नेक्स्ट विक्टिम की हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम हम रख सकते हैं गर्ल बी, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी आइडेंटिटी रिवील्ड नहीं है। अब जो ब्रिटनी थी वो इस गर्ल बी की भी बहुत लंबे समय से बेबी सिटिंग कर रही थी। इस बच्चे की माँ का नाम था लुएन। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि ये जो बेबी बी थी यानी गर्ल बी थी, वो केवल 3 years ओल्ड थी, यानी कि केवल 3 साल की थी। अब ब्रिटनी लुएन के घर पर पहुंची एक रात। उसको लुएन ने ही बुलाया था, क्योंकि उसको किसी नाइट आउट के लिए जाना था, तो वो चाहती थी कि गर्ल बी के साथ ये रात को रहे, यानी कि उसकी बेबी सिटिंग करे। उसने गर्ल बी को ऑलरेडी सुला दिया था। उसको केवल ये करना था, यानी ब्रिटनी को केवल ये करना था कि सिर्फ वहां पर बैठना था, अपना टाइम पास करना, टीवी वगैरह देखना था। अगर बेबी भी रात को उठ जाए या उसको किसी चीज की जरूरत हो, तो बस उसका ध्यान रखना था। इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं करना था, केवल तभी कुछ करना था जबकि बेबी भी उठ जाती। तो लुएन उस दिन नाइट आउट के लिए चली गई, अपनी बेटी को आराम से ब्रिटनी की केयर में छोड़कर, क्योंकि उसको ब्रिटनी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटनी एक बहुत ही अच्छी बेबी सिटर थी, बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, और कहीं ना कहीं उसको इन सारी चीजों में इंटरेस्ट भी था। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि अंदर से वो कितनी इविल है और बच्चों के साथ क्या क्या वो कर रही थी।
तो खैर, अब जब उसको अपनी नेक्स्ट विक्टिम की तलाश थी तो उसने बेबी बी को ही अपनी नेक्स्ट विक्टिम बनाया। उसने इसकी माँ के बाहर जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और उसका बॉयफ्रेंड यानी कि सैमुअल इनके घर पर पहुंच गया। खैर, उसके बाद अगला दिन आया, लुएन वापस आ चुकी थी अपने घर पर। उसको लग रहा था कि सब कुछ ठीक ही है, उसकी बेटी घर पर थी, ब्रिटनी वहां से जा चुकी थी। लेकिन बाद में उसकी 3 इयर्स ओल्ड डॉटर ने अपनी माँ को बताया, और जो कुछ उसने बताया उससे उसकी माँ पूरी तरह से शॉक्ड रह गई, क्योंकि बेबी बी ने अपनी माँ को बताया था कि जब ब्रिटनी उससे पहली रात बेबी सिटिंग कर रही थी तब उसका बॉयफ्रेंड भी हमारे घर पर आया था, और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर यानी कि ब्रिटनी और उसके बॉयफ्रेंड सैमुअल ने मिलकर मेरे कपड़े चेंज किए थे, मेरा अंडर गारमेंट यानी अंडरवियर चेंज किया था। और ये सुनकर लुआन स्पीचलेस रह गई थी, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो यही सोच रही थी कि उसकी डॉटर आराम से पूरी रात सोती रही होगी और उसके बाद सुबह तक मैं लौटी आई थी और रात को बेबी सिटर मौजूद ही थी, तो उसको कोई भी चिंता नहीं थी। लेकिन अब ये बात सुनकर वो पूरी तरह से हैरान रह गई थी। अब ये कहानी का पहला पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी, हो सकता है कि कल ही मैं पब्लिश कर दूं या ज्यादा से ज्यादा परसों तक। तो फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि वाकई में ये कहानी आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। हालांकि ये कहने में भी अजीब सा लग रहा है, इस तरह के केसेस लाइक करवाने में भी मुझे अजीब लगता है, लेकिन बस ये होता है कि लोग कम से कम पसंद कर रहे हैं मेरे काम को, बस यही वाली बात है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको अभी तक क्या लग रहा है इसके बारे में एक कमेंट कर दीजिए, और जल्दी ही इस केस में आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।